सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जो कि क्लास 9th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चे क्लास 9th में पेपर देने जा रहे हैं और जो स्टैटिस्टिक्स जो पोर्शन है वो उनको डिफ़िकल्ट लगता है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करिएगा जिनके भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पोर्शन ऐसा होता है जो बच्चों को जल्दी समझ में भी नहीं आता है, लेकिन बहुत ईजी होता है अगर एक बार अच्छे से समझ लिया जाए। तो आज हम लोग इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाएंगे और डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक टर्म आता है रॉ डेटा। स्टूडेंट्स, रॉ डेटा क्या होता है? मान लीजिए आपको कभी किसी क्लास में भेजा गया, आपसे कहा गया कि भाई आप जाके सारे बच्चों के नाम लिख लाइए। तो आपने सारे बच्चों के नाम लिख लाए, ठीक है। जैसे जैद है, ठीक है, हमज़ा, कपूर, सुखूर, ये सब नाम हैं। जैसे कि ऐसे बच्चों के नाम आप बहुत सारे लिख लाए, तो आप जो डेटा लेकर आए हैं उसको आपने किसी तरह से अरेंज नहीं किया है, वो एक रॉ डेटा है, ठीक है। कोई भी नंबर्स ले ली, मान लीजिए 3, 3, 4, 5, 4, 13, 19, 15, इस तरह की नंबर्स आपने ले ली। तो इसको आपने केवल क्या किया, केवल लिख दिया है, इसको किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं किया है, ठीक है। तो रॉ डेटा जो होता है वो कंफर्टेबल नहीं होता है, इतनी जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं देता है, ठीक है। तो रॉ डेटा आप किसी भी ऑब्जर्वेशन को क्या करते हो, ले आते हो, तो वो हो जाता है रॉ डेटा। जैसे कि मान लीजिए आप सब्जी लेने गए, तो आपने क्या किया, बहुत सारी सब्जी एक सारे थैले में एक साथ भर ली, ठीक है, सारी मिक्स करके एक ही में भर ली। फिर घर आए तो उसको क्या करेंगे, आलू को आलू के बास्केट में डाल देंगे, टमाटर को टमाटर के बास्केट में डाल देंगे, अरेंज कर देंगे उसको, ठीक है। तो वो हमारा हो जाता है अरेंज डेटा भी बोलते हैं, एरेड डेटा भी बोलते हैं, ठीक है। उसको अरेंज डेटा या एरेड डेटा भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है एक रेंज की। ये एज अ क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, एग्जाम में एज अ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। रेंज क्या होता है? तो हमारा जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होती है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है रेंज, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा होता है रेंज। जैसे कि ये एक डेटा है, तो इसमें मैक्सिमम कितना है, ये 19 गया है, माइनस और मिनिमम कितना है, 3 है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 19 माइनस 3, 16। तो ये इस गिवन डेटा के लिए रेंज हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो नंबर 3 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 2 है। 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 भी 2 बार आया, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। 13 की एक ही है, 13 एक बार आया है, 19 एक बार आया और 15 भी एक बार आया। ये हमारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। और जब हम इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं, जैसे जब हम इसे ऐसे इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, टेबल बना देते हैं, इसको टेबलर फॉर्म में लिख देते हैं, तो यही हमारे कहलाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी को हम लोग बोल देते हैं। मतलब सिंपली आपको करना क्या है, जो भी डेटा आपको दे रखा है उसको आपको क्या करना है, उसको जो इंडिविजुअल टर्म्स होंगे उनको एक बार लिख लेना है और सबकी फ्रीक्वेंसी आपको रिपीट करके नहीं लिखना है। तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि 3 को हमको 2 बार नहीं लिखना पड़ा। मान लीजिए 3 15 बार होता तो 3 को 15 बार लिखना पड़ता, तो वो क्या हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता। तो इसलिए 3 की फ्रीक्वेंसी हम क्या लिख देंगे, 15 लिख देंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल होता। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है, जो कि क्लास 9th में पूछा जाता है हमारे एग्जामिनेशन में, ठीक है, वो होता है, इसमें हमको निकालना होता है मीन। मीन बहुत पूछता है, बहुत ही इजी है, ठीक है। मीन में क्या करना होता है, जितने भी हमारे मान लीजिए कुछ ऑब्जर्वेशन हैं, x1, x2, कुछ ऑब्जर्वेशन हमने ले रखी हैं, x3 और ये जाके xn तक हमने n ऑब्जर्वेशन ले रखी हैं। तो मीन क्या कहता है कि सारे टर्म्स को आप क्या कर दो, सम कर दो, x1, x2, x3, n टर्म्स होंगे मान लिया, और जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उनसे ही डिवाइड कर दो। इसको समेशन फॉर्म में भी दिया जाता है। तो मान लीजिए समेशन का मतलब होता है सम। समेशन इसको x और i से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और i की वैल्यू 1 से
n तक पुट कर देते हैं। देखिए x i की वैल्यू 1 रखेंगे, मतलब समेशन कहता है कि सारे टर्म को ऐड करना है। तो i की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो x1 आएगा, तो x1 प्लस समेशन क्या कर देगा प्लस, अगला टर्म i की वैल्यू 2 रखेंगे तो x2। तो ओवरऑल हमको n टर्म्स का सम ही ये चीज़ रिप्रेजेंट कर देता है इस छोटे से फॉर्म में, और अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये हमारा हो जाता है मीन का फॉर्मूला। सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है मीन का। मान लीजिए आपको कुछ ऑब्जर्वेशन इस तरह से दे रखी हैं 11, 9, 7 एंड सो ऑन। ये टोटल आपको इसका पहले पार्ट में कह रहा है कि ये आईसी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसी बोर्ड की बुक्स के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपको फाइनली क्या कह रहा है कि मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो मीन के लिए सिंपली फॉर्मूला हम जानते हैं, मीन इक्वल्स टू, मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही लिए हैं, ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन नहीं लिए। तो ये मीन क्या होगा, सम ऑफ ऑल टर्म्स, इनका सबका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो इसको आप सम में ऐसे करके 11 + 9 + 7 प्लस ऐसे ऐसे करके सम लिख लेंगे अच्छे से। सारी नंबर्स लिखनी है, डैश डैश नहीं लगाना है, मैं ऐसे ही लगा दिया हूँ। सारी नंबर को प्लस में लिख देना और लास्ट में क्या आएगा +15 करके कुछ आएगा, ठीक है। और अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे 15 है, ठीक है। तो इनका सम करेंगे, सम इनका कुछ आएगा, आप करके देख लीजिएगा, 192 अपॉन 15। ये हमारा सम आ जाएगा 192 अपॉन 15, ठीक है। अब हमको देखना है भाई कि कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 3 से कट हो रहा है, 3 5 = 15, 3 6 = 18, 3 4 = 12, यह आ गया 64/5, या हम ये कह सकते हैं 12.8, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 64 को 12.8 आ जाएगा। अब ये तो नॉर्मल तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब दूसरा जो इसका पार्ट है, कह रहा है मीन इफ ईच टर्म इंक्रीज बाय 2, ठीक है। इसी का मीन हमको निकालना है, लेकिन अगर हर एक टर्म को 2 बढ़ा दिया जाए, मतलब 11 में +2 कर दिया जाए, 9 में +2 कर दिया जाए, 7 में +2 कर दिया जाए, तो ऑल सम में +2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये देखा। अब ये सोचिए कि सम में क्या डिफरेंस आएगा। जैसे कि हमने शुरुआत में सम किया, अगर सम में 2 प्लस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सबका 2 क्या होगा, ओवरऑल कितने 2 बढ़ जाएंगे, 15 टर्म है तो 15, और सम में 2 है तो टोटल 15 2 = 30, मतलब 30 सम में 30 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता है कि सम कितना आया था 192। तो हमारा जो सम हो जाएगा सेकेंड पार्ट के लिए, क्योंकि सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स तो 15 ही रहेंगे। ये गलती मत करिएगा कि सम में 2 ऐड हुआ है तो नंबर ऑफ टर्म्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बढ़ेंगे। 11 में +2 होगा तो 13 होगा, 9 में +2 11 होगा, नंबर ऑफ टर्म्स उतने ही रहेंगे, बस सम में 2 बढ़ जाएगा। तो टोटल 15 टर्म्स थे, तो सम में 2 बढ़ रहा है, एक में 2 है, दूसरे में भी 2 बढ़ा है, तो 15 में टोटल कितने 2 होंगे, 15 2 = 30। तो सम जो हो जाएगा हमारा 30 इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे सम कितना आ रहा था, केवल सम की बात करें तो इनका सम किया था 192 आया था, और इसमें 30 और ऐड कर देंगे, तो 30 और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30 और ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 192 में 30 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 222। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ से सम आ जाएगा हमारा तो यहाँ से हमारा जो सम आ जाएगा सेकंड पार्ट के लिए, सम जो आ जाएगा वो हो जाएगा 192 + 30 मीन्स ये आ जाएगा 222 आ जाएगा, ये आ जाएगा 222। तो ये सम हो जाएगा तब जब हर एक ऑब्जर्वेशन में हमने 2 क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, ठीक है। बस इतना काम करना है। उसके बाद अगर आपको इस कंडीशन के लिए मीन निकालना है व्हेन ईच टर्म इज इंक्रीज बाय 2, तो ये सम डायरेक्ट रख देंगे 222 अपॉन में, और नंबर ऑफ टर्म्स 15 ही रहेंगे। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 3 7 = 21, 3 4 = 12 अपॉन में 3 5 = 15, इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 = 5, 5 4 = 20.8। तो ये हमारा हो जाएगा मीन जब ईच टर्म जो होगा वो इंक्रीज किया जाएगा 2 से। तो ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था,
नॉर्मल में आपको क्या करना है, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, सम कर देना है और उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देना है, मीन आपका निकल आएगा। और ये एक टाइप बन सकता है क्वेश्चन में जो आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसमें ईच टर्म जो होगा वो 2 से इंक्रीज करके फिर आपसे मीन पूछेगा नया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टाइप बनेगा मीन के क्वेश्चंस में। मान लीजिए आपको दे रखा है द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 17.5, ठीक है। 6 कुछ नंबर्स थी, उसमें 6 का मीन जो है वो 17.5 है। इफ द 5 ऑफ देम आर दिस 14, 9, 23, 25, 10, मतलब टोटल 6 का ऑब्जर्वेशन का आपको मीन दे रखा है, लेकिन नंबर्स जो हैं वो आपको 5 ही दे रखे हैं, 6 नहीं दे रखी है और 6 फाइंड करने के लिए बोल रखा है, ठीक है। तो मतलब हमको टोटल 6 नंबर्स का ऑब्जर्वेशन लिया है तो उसका मीन दे रखा है, तो 6 नंबर जो होगी वो हमको नहीं पता है, वो नहीं दे रखी है, वो फाइंड करनी है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट दी 6th टर्म और ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू x। हम मान लेंगे कि वो 6 ऑब्जर्वेशन क्या रही होगी, x रही होगी। मीन क्या होता है, मीन हमारा हो जाएगा सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स, बाकी 5 का तो हम यही लिख देंगे, बाकी 5 तो यही थी, 14 + 9 + 23 + 25 + 10, और 6th को हम x लेट किया तो x लिख देंगे सिंपली, और डिवाइडेड बाय 1 2 6 टर्म बोल रखा था, 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये 6 नंबर ही हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस जैसे हम क्या करेंगे, इसको उससे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से इसको हम कर लेंगे ऐड, ठीक है। मीन हमको दे रखा है 17.5, मीन हमको दे रखा है तो मीन की जगह मीन की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा। अब ये इनको सबको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा कुछ 81, इन सारी नंबर्स को ऐड करेंगे पांचों को तो 81 आएगा। देखिए 25 + 10 35, 35 20 कितना हो जाएगा, 35 20 55, 53 58 सॉरी 58 और 9 हो जाएगा, 58 9 हो जाएगा 67, और 67 14 करेंगे तो 81, ठीक है। 81 इन सब पांचों का नंबर सम आएगा और प्लस में ये x रहेगा डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब साफ दिख रहा है कि भाई एक ही अननोन वैल्यू है x, ठीक है। अगर ये अननोन है, ये अगर हमको इधर कुछ नंबर फाइंड करनी होगी तो मीन दे रखा होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। अब डिवीजन में ये इधर आ जाएगा 17.5 × 6 इक्वल्स टू 81 + x, 6 5 30, 6 5 30, 6 7 42, 45, 6 1 6 10, ठीक है। और ये यहाँ पॉइंट लगाएंगे 105 आ जाएगा, ये 81 + x आ जाएगा, ठीक है। ये 81 + x आ जाएगा, तो यहाँ से 81 + x इक्वल्स टू 105, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 105 - 81, तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। तो इस तरह से तो 6 ऑब्जर्वेशन हमको नहीं दे रखा था, उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मे बी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीन मार्क्स दे रखा है 40 स्टूडेंट्स का मीन मार्क्स दे रखा है 72.5, लेकिन लास्ट में ऑब्जर्वेशन में क्वेश्चन में ही दे रखा होगा कि एक बच्चे ने क्या किया है कि 48 इंस्टेड ऑफ 84, मतलब ऑब्जर्वेशन करते हुए जब वो ऑब्जर्वेशन कर रहा था 40 स्टूडेंट्स का, तो किसी एक के मार्क्स उसको 48 इंस्टेड ऑफ 84, ठीक है। तो उसको 48 लिख दिए 84 की जगह पर, मतलब उसको 84 लिखना था, लेकिन उसने क्या किया, नंबर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। जैसे हम लोग कभी कभी 12 का 21 लिख देते हैं, तो वैसे ही इसने क्या किया, 48 लिख दिया इंस्टेड ऑफ 84। 84 की जगह पर उसे लिखना था 84, लेकिन उसने लिख दिया 48। तो जब 48 लिखा है मतलब रॉन्ग लिखा है, तब का मीन दे रखा है, तो वो पूछ रहा है कि जो करेक्ट मीन होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो जब उसने 48 ही लिखा है तब मीन इतना दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ 40 स्टूडेंट्स मार्क्स, ठीक है। तो 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम मान लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो मीन होगा, मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 40 ऑब्जर्वेशन है, तो x1 + x2 ऐसे ऐसे करके कितने होंगे, 40 स्टूडेंट्स होंगे, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, 40 से,
और इसका मीन दे रखा है 72.5, ठीक है 72.5, और ये 40 अपॉन में आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमको सम पता चल जाएगा कि पहले जब 48 लिखा गया जो कि रॉन्ग एंट्री थी, तो उस वक्त 40 का सम कितना आ रहा था। भाई 48 लिखा गया 84 की जगह पर, तो केवल सम में ही डिफरेंस आएगा। वो सम हम पता कर लेते हैं कितना डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं जब 48 लिखा गया इंस्टेड ऑफ 84, तब सम कितना था। तो सम क्या होता है, सम का नॉर्मली फॉर्मूला हो जाता है मीन इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो मीन 72.5 दे रखा था, 40 स्टूडेंट्स था, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 40 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 2900। मतलब जो 40 स्टूडेंट्स थे, जहाँ पे किसी एक का नंबर 48 लिख दिया गया इंस्टेड ऑफ 84, तो सम कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। अब ये होना कितना चाहिए था, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट सम, जो कि हमारा करेक्ट सम होना चाहिए था 40 स्टूडेंट्स का। भाई रॉन्ग लिखा है तो कितना आ रहा है 2900 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 48 लिखा गया था, उस 48 को हम हटा दें, मतलब माइनस कर दें, और प्लस में फिर उसकी जगह पर क्या लिख दें 84, ठीक है, सही हो जाएगा। भाई जब 48 लिखा गया तो सम इतना आ रहा है, जो कि हमारा क्या था, गलत था। तो हमने क्या किया, उसमें से 48 को हटाया पहले, और 48 की जगह प्लस में फिर 84 यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे हमारा सम, नया सम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2936, ये हमारा नया सम होगा। जब हमको करेक्ट सम पता चल गया, ठीक है, तो करेक्ट सम अगर हमें पता चल गया है, तो हमारा जो करेक्ट मीन होगा वो सिंपली हो जाएगा सम, करेक्ट सम जो कि हमारा 2936 है, डिवाइडेड बाय 40। हम इसे 40 से डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारा आ जाएगा ये 73.4, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने मीन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब बारी आती है मीडियन की, ठीक है। मीडियन में बच्चों को बड़ा खौफ रहता है, ठीक है। तो ये एक वीडियो आपको कंप्लीट अनग्रुप डेटा के लिए, बेटा मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ ग्रुप डेटा के लिए। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अभी अनग्रुप डेटा के लिए मैं मीन मीडियन मॉड करूँगा। फिर ग्रुप डेटा के लिए भी मीन मीडियन मॉड होता है, तो मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो लाने का। तो मीडियन देखते हैं हम लोग अनग्रुप डेटा के लिए। तो मीडियन के लिए दोस्तों फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, स्टेप्स ध्यान कर लीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हमको असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग बोले या डिसेंडिंग बोले बात वही है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना होता है, ठीक है, में अरेंज कर लेना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हमको करना होता है। फिर असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद हमको पता करना होता है कि उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, भाई नंबर्स दो तरह की होंगी, या तो इवन होगी या ऑड होगी, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n की वैल्यू जो होगी इवन हो सकती है और ऑड हो सकती है, भाई दो नंबर होंगी। अब इवन के लिए अगर नंबर ऑफ टर्म्स, सबसे पहले क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखी, फिर उसके बाद हमने देखा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर n की वैल्यू, जिसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें जो आया है, मान लीजिए n की वैल्यू आई है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे आपके 8, तो n की वैल्यू 8 आएगी जो कि इवन होगी, ठीक है। अगर आई है 9 तो वो ऑड होगी, या फिर कुछ और भी ऑड इवन में आ सकती है। तो ऑड और इवन के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज ऑड, तब हमारा जो वहाँ पे मीडियन होता है उसकी वैल्यू हो जाती है n+1/2th टर्म, ठीक है। जब हमारा इवन होता है तो n+1/2th टर्म ये वैल्यू हो जाती है व्हेन, और व्हेन n इज इवन, जब हमारा n क्या होता है, इवन होता है, तब हमारी जो वैल्यू हो जाती है, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, n इवन, नंबर ऑफ टर्म्स हमारा इवन होता है, तब हमारा जो यहाँ पे मीडियन होता है
ठीक है, वो हो जाता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होल अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे गलती कहाँ हो जाती है बच्चों से, यहाँ पे n/2th टर्म, यहाँ पे टर्म की वैल्यू रखनी है। मान लीजिए n की वैल्यू 5 इवन के लिए n की वैल्यू 6 आई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6/2 मतलब थर्ड टर्म लिखेंगे प्लस यहाँ पे फोर्थ टर्म लिखेंगे। ठीक है, और बाई 2। अब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म की वैल्यू हमको अपने ऑब्जर्वेशंस में देखनी है। ठीक है, जो भी हमने असेंडिंग ऑर्डर के ऑब्जर्वेशन में देखनी है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जो थर्ड पे आ रहा होगा वो टर्म लिख देना है और फोर्थ पे जा रहा होगा वो टर्म लिख देना है, प्लस के 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका मीडियन निकल आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं मीडियन पर। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो मीडियन का क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है, कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं हमको और मीडियन दे रखा है 13 और फाइंड वैल्यू x, ये बोल रखा है। ठीक है, अब बात आती है इसमें कि इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखें, क्योंकि x की वैल्यू तुमको पता ही नहीं है। x भाई सबसे बड़ा भी हो सकता है, सबसे छोटा भी हो सकता है। सबसे छोटा नहीं होगा, x 0 भी होगा अगर, तो ये 0 का, हाँ तो ये वैल्यू सबसे पहले भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई वेरिएबल बीच में दे रखा होगा तो वो आपको अरेंज करके ही देंगे, आपको उसमें सिरदर्द खत्म हो जाएगा, आपको अरेंज नहीं करना है। ठीक है, जैसे दे रखा वैसे ही रखिए। तो यहाँ पे सिंपली हम नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे, n की वैल्यू कितनी है। पहला स्टेप खत्म हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग का, तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स देखने हैं। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 है जो कि इवन है। ठीक है, तो इवन के लिए हमारा मीडियन का फॉर्म, मीडियन इक्वल्स टू ये हो जाएगा n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। ठीक है, किसी किसी बुक में इसका एलसीएम ले लेते हैं तो n+2 होल अपॉन 2 टर्म दे रखा होता है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू 10 है, 10 रख देंगे तो 10/2 मतलब फिफ्थ टर्म प्लस ये हमेशा फिफ्थ आएगा तो समझ लीजिए एक ज़्यादा 6 टर्म बाई 2 हो जाएगा। और मीडियन की वैल्यू हमको दे रखी है 13। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं यहाँ किए दे रहा हूँ ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, एक स्टेप और कर देता हूँ। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 13 2 = 26 और फिफ्थ टर्म हमको यहाँ से देखना है, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म क्या है हमारा x और सिक्स टर्म क्या है x + 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x + 4, ये हो जाएगा 2x + 4 = 26। ठीक है, 4 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 26 - 4 = 2x। सो यहाँ पे हो जाएगा 26 - 4, ये आ जाएगा 22 = 2x और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 11।